हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिसिस्ट मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। या इसी को दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर वैलिडिटी फॉर ऑफ कूलॉम्स लॉ। मतलब कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है या उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, उसको हम समझेंगे। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, तो देखते हैं क्या है वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं। तो आपने देखा, जैसे कि मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था, ये क्या होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इट मीन्स कि ये कौन से पार्टिकल्स पे लगेगा या किस टाइप के चार्जेस पे अप्लाई होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए, बहुत छोटे से चार्जेस के लिए, या बहुत छोटे से चार्ज होता है ना, ठीक है। क्या, जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो क्या पॉइंट चार्ज क्या, बहुत ही छोटा सा, माइन्यूट सा। इट मीन्स क्या है, ये कैसी एटॉमिक डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल होता है। एटॉमिक डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, एटॉमिक चार्जेस या पॉइंट चार्जेस बोल सकता हूँ। एटॉमिक चार्जेस या पॉइंट चार्ज पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले लिमिटेशन इसकी यही है कि एटॉमिक चार्जेस या पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्ज या एटॉमिक चार्जेस कैसे होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। जैसे कि H प्लस सी एल नेगेटिव, ये क्या है, एच सी एल है। तो अगर मैं कूलॉम्स लॉ बोलूँ तो एच सी एल एटम पे या इसके एच सी एल मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे H एक एटम है और सी एल एक एटम है, तो इससे क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना ना। यानी कि एटॉमिक रेंज के जो भी हमारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, उन पे ये अप्लाई होता है। मतलब कि बहुत ही छोटे से जो चार्जेज हैं वहाँ अप्लाई होता है। कूलॉम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ बहुत छोटे से चार्जेज या पॉइंट चार्जेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेबिलिटी देख लिया हमने, कहाँ होती है, एटॉमिक चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब एटॉमिक चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, बहुत ही माइन्यूट सी होती होगी, ठीक है। तो इन अब उस कंडीशन में क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत माइन्यूट सी होगी और बहुत छोटे से पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, इसकी सेकंड लिमिटेशन देखते हैं। इसकी सेकंड लिमिटेशन है ये, अच्छा, न्यूक्लियस, आपने जैसा कि एटम की रेंज होती है, एटम के न्यूक्लियस की जो रेंज होती है, ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो एटम के न्यूक्लियस की रेंज तो ये होती है, तो ये न्यूक्लियस पे तो अप्लाई नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूक्लियस से ग्रेटर डिस्टेंसेज के लिए अप्लाई होता है। या बोल सकते हैं कि आ, ये जो न्यूक्लियस से कम वाली जो डिस्टेंसेज होती हैं, उन पे क्या होता है, ये हो गई न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो इससे नीचे नहीं जा सकता है, इससे ऊपर वाली डिस्टेंसेज के लिए अप्लाई होगा। यानी कि अगर इसकी रेंज की बात करें तो क्या होगी, 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेट, और कहाँ जाएगी, अप टू, जैसे मैं आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, अप टू कहाँ तक जाएगी ये, इन्फिनिटी तक। मतलब कि इससे ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस रेंज से ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेज अप्लाई हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेज अप्लाई हो जाते हैं। दैट्स वाई वहाँ कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर हम एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पे ये क्या होता है, वो न्यूक्लियस में अप्लाई नहीं होता है, उससे बड़ी रेंजेस के लिए ही अप्लाई होता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई है, एटॉमिक चार्जेस पे होता है, मतलब पॉइंट चार्जेस पे होता है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि ये क्या अप्लाई होता है, न्यूक्लियस से ज़्यादा की डिस्टेंस पे, मतलब न्यूक्लियस से अंदर जाएंगे तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है, वहाँ कूलॉम लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो सेकंड क्या होगी इसकी लिमिटेशन, ये हो गई। अच्छा, अब थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या है, ये किस टाइप का फोर्स है, ये एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है, यानी कि बोल सकते हैं कि सेफ रहता है या सेव रहता है उस कंडीशन में। अच्छा, इसका मीन समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेशन लॉज बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेज में। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ, क्या बोलता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जितनी इनिशियली होगी उतनी फाइनली भी होगी। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का भी मतलब यही है कि कूलॉम्स लॉ क्या है, इसका नेचर कंजर्वेटिव, इतना इसका मतलब कि जितना ये एक बॉडी पे अप्लाई होगा उतना ही सेकंड बॉडी पे भी अप्लाई होगा। यानी कि अगर Q1 पे जो कूलॉम फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही सेम कूलॉम फोर्स, जैसे लेट अस सपोज कि
F1 कूलॉम फोर्स बोल देता हूँ मैं Q1 से Q2 पे। तो जो F2 होगा Q2 से Q1 पे वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि F1 इक्वल्स टू F2 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये कुछ लिमिटेशंस हो गई कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी देख ली, एप्लीकेबल कहाँ होता है ये, एटॉमिक चार्जेज यानी कि पॉइंट चार्जेस के लिए, बहुत छोटे चार्जेस के लिए। सेकंड चीज़ देखिए इसकी रेंज, इसकी रेंज कहाँ से जाती है, इसकी न्यूक्लियस की जो रेंज होती है उससे ज़्यादा ही रहती है। मतलब कि अगर न्यूक्लियस की रेंज 10⁻⁻50 मीटर बोलूँ तो उससे बढ़ के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, उस रेंज में कहीं भी दो पॉइंट चार्जेस मिलेंगे तो वहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम 10⁻⁻15 मीटर से बढ़ा दें और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लें तो वहाँ अप्लाई होगा। अब कम ज़्यादा होगा वो तो डिपेंड करेगा उस पर चार्जेस कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और थर्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड पे जितना अप्लाई कर रही होगी सेकंड बॉडी फर्स्ट पे भी उतना ही अप्लाई करेगी, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो गया। इस तरीके से हमने क्या देखी, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब आगे देखते हैं हम इसकी वेक्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ वेक्टर फॉर्म समझने के लिए। ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज। ठीक है, तो कूलॉम फोर्स क्या बोलता है, F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि कूलॉम फोर्स वेक्टर के फॉर्म में कैसे लगता है। अब वेक्टर फॉर्म क्यों होता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो अब इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आती भी है, तो इसलिए आप समझते हुए ध्यान से समझना। तो Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस मैंने ले लिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या लेते थे, आर डिस्टेंस लेते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, Q1 के थ्रू Q2 पे कोई फोर्स अप्लाई होगा और Q2 के थ्रू Q1 पे कोई फोर्स अप्लाई होगा। अब मैं बोलता हूँ कि Q1 Q2 अगर इन दोनों को मैं प्लस चार्ज ले लूँ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो Q1 के थ्रू Q2 पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या करेगा, इसको बाहर की ओर धकेलेगा। ऐसे ही Q2 के थ्रू Q1 पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसको क्या करेगा, बाहर की ओर धकेलेगा। अब मैं Q1 के थ्रू Q2 पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोल देता हूँ मैं F12। ऐसे ही Q2 के थ्रू Q1 पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोल देता हूँ F21। अब हमें इस F12 और F21 में ही बात करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है, जैसे किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, ठीक है, तो आप लिखते हुए चलिए, मैं लिख के बता देता हूँ। लेट अस कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance r from each other। ठीक है, तो क्या है, Q1 Q2 क्या है, एक r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो क्या होगा, इन पे एक फोर्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखते हैं F12 या F21, किसी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले F12 को देख लेते हैं, Q1 के थ्रू Q2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। इसको क्या बोला है, इसको बोला है हमने क्या, F12। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता था, मैग्नीट्यूड से होता था, तो क्या है Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी क्या है, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, F12 की वैल्यू होगी। अब इसकी वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब जो ये F12 अप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ना। अब फोर्स क्या है, तो सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसे आउटर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब इस आउटर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे लेते थे ना, कैप ले लेते थे, एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप। उसी तरीके से मैंने क्या बोल दिया, आर कैप, क्यों, क्योंकि आर डिस्टेंस लिया तो उसके रिस्पेक्ट में आर कैप। तो अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो इसके साथ में क्या करूँगा, आर कैप भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आर कैप की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि हमने बहुत टाइम पढ़ा भी है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, पिछले साल आपने पढ़े होंगे कुछ केसेस। तो क्या करते थे, जैसे ए कैप निकालना होता था, ए कैप निकालना होता था तो ए कैप इक्वल्स टू क्या होता था, वेक्टर ए अपॉन
ए इस तरीके से होता था ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी करेंगे। तो आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कैप इक्वस टू क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये आर कैप की वैल्यू होगी तो उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगी, F12 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वेक्टर F12 बोल सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो और आर कैप की जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर आर अपॉन आर। अच्छा अब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, किस तरीके से आ जाएगा ये, वेक्टर F12 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये आर स्क्वायर, और ये आर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, आर क्यूब हो गया, और साथ में क्या लग गया, आर कैप। और यही क्या होती है, इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म। अब ये तो क्या निकाला था, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। ऐसे ही सेम फोर्स किसके थ्रू भी आएगा, Q1 के थ्रू Q2 पे। अभी तो हमने क्या निकाला, Q1 के थ्रू Q2 पे निकाला, तो ऐसे ही Q2 के थ्रू Q1 पे भी आएगा। तो उसको अगर लिखना चाहें तो उसको भी क्या, किस तरीके से, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ठीक है, आएगा क्या, सेम यही होगा। इसको आप ट्राई करना, चलो मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सेम सिनेरियो, यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ F12 लिख लिया था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, F21। फोर्स इक्वस टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, आर कैप आ जाएगा। जैसे इसके साथ आर कैप आया था वैसे यहाँ आर कैप आ जाएगा, और आर कैप को ओपन करेंगे तो वेक्टर आर अपॉन आर आ जाएगा। तो अगर इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब इंटू आर कैप। जैसा ये था वैसा ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, F1 और F12 और F21 की वैल्यू मिली। अब ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, अब हमें ये वैल्यू तो मिल गई हैं, बट देखना F12 इस डायरेक्शन में और F21 इस डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। भले ही ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसका मतलब क्या है, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे तो अगले की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगले की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर इसको मैं बोलूँ तो किस तरीके से लिख सकते हैं, F1 और F12 और F21 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, भले ये मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट इनकी क्या होगा, जो F21 आया है ये F1 और F12 और F21 मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अगर F12 को मैं पॉजिटिव बोलूँ तो F21 क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो यानी कि F12 इक्वस टू माइनस F21 बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या मिलेगी, इसकी वेक्टर फॉर्म। और इस तरीके से क्या मिल जाएगा, ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल गया, F12 और F21 निकाला और हमने वेक्टर फॉर्म भी निकाल ली। अच्छा ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ याद है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या होता है, ऐसा फोर्स ऑफ एक्शन इक्वस टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, जैसा कुछ याद आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यही तो होता है न्यूटन लॉ। कौन सा, न्यूटन थर्ड लॉ। यानी कि कूलॉम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं आप, कूलॉम लॉज वेक्टर फॉर्म एप्लीकेबल ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, या कूलॉम लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट कभी कभी 1 मार्क्स का जाता है, तो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट मेंशन कर लेना कि कूलॉम लॉ अप्लाइड या कूलॉम लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म हो गई। इस तरीके से हमने क्या देख लिया, कूलॉम लॉ के फॉर्म्स देख ली, वेरियस एप्लीकेशन देख लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक।